दोस्तों, लॉ कॉर्नर के इस शो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैट को लेकर दक्षिणपंथी तत्वों ने एक बड़ा हुपला खड़ा कर दिया है। जस्टिस सुरेश कुमार कैट को जो ऑफिशियल रेजिडेंस अलॉट हुआ था उसके अंदर उन्होंने हनुमान का जो पुराना मंदिर वहां बना हुआ था उसे वहां से रिमूव कर दिया। और इस बात को लेकर जो राइट विंग एलिमेंट्स हैं उन्होंने एक शोर शराबा शुरू कर दिया। सबसे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक वकील ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और उसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले का संज्ञान ले लिया और बाकायदा उसके प्रेसिडेंट ने अपने सिग्नेचर से एक चिट्ठी जो है वो सीजीआई संजीव खन्ना साहब को लिखी है, जिसके अंदर उन्होंने सुरेश कुमार कैट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसे लेकर एक दूसरा मामला भी सामने आया है। एक लॉयर ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर एक पीआईएल याचिका डाली है, जनहित याचिका डाली है, जिसके अंदर उन्होंने मांग की है कि पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उनसे मंदिरों को हटाया जाए। तो दोनों तरफ से ये एक लड़ाई शुरू हुई है और इस लड़ाई में इसके अंदर जो शोर शराबा है ये राइट विंग एलिमेंट्स की तरफ से शुरू हुआ है और वो इस बात को ऐसे पोज कर रहे हैं जैसे बस पूरे देश के अंदर वो ये चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर मंदिर मस्जिद मुद्दा बने, बेरोजगारी, महंगाई जैसे जो तमाम मुद्दे, जनहित के मुद्दे हैं वो पीछे पड़ जाएं। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा बन गया है इसलिए इसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है। और आज इस चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में विशेष आमंत्रित जो हमारे गेस्ट हैं असद अलवी साहब हैं, जो खुद वकालत करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सामाजिक मुद्दों पर वे निरंतर सक्रिय रहते हैं, हमारे स्टूडियो में भी लगातार आते रहते हैं। और अफशा साहिबा हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील हैं और वे भी तमाम जनहित के मुद्दों पर, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर सक्रिय रहती हैं और लॉ कॉर्नर स्टूडियो में वो लगातार आती रहती। तो आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा असद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बड़ा विचित्र मामला सामने आया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई बार एसोसिएशन जो है वो मंदिर मस्जिद मामले में, इस तरह के धार्मिक मामले में वो एक स्टैंड ले रही है। वो कह रही है कि सीजे ने, चीफ जस्टिस ने अपने घर से किसी मंदिर को हटा दिया तो ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और ये तमाम चीजें। तो कुल मिलाकर आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया राजेश भाई। लोग कहते हैं कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, कुछ लोग कहते हैं संविधान प्रधान देश है, और मैं कहता हूं कि ये धर्म प्रधान देश है। लोग कि आप अगर धर्म से मुतालिक, मस्जिद और मंदिर से मुतालिक कोई बात करेंगे तो आपकी राजनीति चमक जाएगी। और जो ये बार एसोसिएशन हैं, उनके जो लीडर्स हैं, सो कॉल्ड लीडर्स हैं, उनका ये रवैया है कि वो बार एसोसिएशन से कूद के असेंबली और पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं। वो ऐसे मुद्दों को तलाश करना चाहते हैं कि जिसमें मंदिर और मस्जिद का इशू हो, और उसी को लेके एक ये भी इशू आया है लुटियांस दिल्ली के अंदर, जहाँ पे मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और ये सारे लोग रहते हैं। और इत्तेफाक से उन घरों में बहुत साल तक मुझे भी रहने का मौका मिला है। मैंने देखा है कि 80% घरों के अंदर, सरकारी घरों के अंदर, कहीं ना कहीं किसी न किसी, जो जिस मजहब का है वहां पे उस मजहब की पूजा करने का जो कोई मंदिर बना हुआ है। मौलाना आजाद रोड पे, जहाँ पे मौलाना आजाद रहते थे, उन्होंने अपने घर में मस्जिद बनाई हुई थी। तो और जिस घर में मैं रहता था वहां पे एक पीपल का पेड़ था, वहां पे रोजाना लोग आके एक दीपक जलाते थे और कहीं पूजा भी करते थे। तो इन घरों के अंदर सरकारी घर हैं लेकिन धार्मिक स्थान बने हुए हैं, पूजा होती है। जब राष्ट्रपति भवन बना, राष्ट्रपति भवन बनने के बाद सबसे पहले उसके सामने जो नॉर्थ एवेन्यू साइड में अगर आप देखेंगे
तो वहां पे एक सबसे बड़ा चर्च बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण के अंदर एक मस्जिद बनी हुई है और कई मंदिर भी बने हुए हैं। तो जहां तक सरकारी मकान और सरकारी आवास और सरकारी जगहों की बात है, वहां पे धार्मिक स्थान मौजूद हैं और वहां पे किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई पूजा कर रहा है। अभी जब यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने स्पिरिचुअल गार्डन नाम से वो बनाया था, इसलिए कि एक कम्युनल हार्मनी के लिए, और तरह तरह के पेड़ बोए थे जो जिस भी मजहब से मुतालिक पेड़ है। उन्होंने कृष्णा पीपल, बरगद, खजूर के पेड़, इंजीर के पेड़, और उन्होंने उसे स्पिरिचुअल गार्डन का नाम दिया था। तो इस देश के अंदर धार्मिक स्थान हर जगह मौजूद हैं और हर प्रांगण के अंदर मौजूद हैं। तो ये मुझे नहीं मालूम है कि जो कैद साहब का जो मकान था उसके अंदर कब से वो हनुमान मंदिर था। जब कभी भी कोई किसी चीज का डेमोलिशन होता है तो हमेशा कानूनी बात तो यह है कि विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर वहां पे अनऑथराइज था या ऑथराइज था, पहला सवाल। अगर अनऑथराइज था और उसका डेमोलिशन हुआ तो क्या विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ? अगर विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ है तो किसी कोई इतराज की जरूरत नहीं है, और अगर विदाउट प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ है तो उस जी, पे भी मैं यहाँ आपको रोकते हुए अफशा साहिबा के पास आ रहा हूँ। और अफशा साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ जो धन्य कुमार जैन, जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है सीजेआई को। तो सबसे पहली बात तो जो हमें यहाँ पता नहीं लग रही है, जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनसे पता नहीं लग रही है कि ये जो प्रस्ताव है ये बार एसोसिएशन ने पास किया, एग्जीक्यूटिव बॉडी ने पास किया, कोई जनरल बॉडी हुई बार एसोसिएशन की, या ये धन्य कुमार जैन साहब ने अपने लेटरहेड के ऊपर जो है चिट्ठी भेज दी। जो पता लग रहा है रिपोर्ट से वो ये लग रहा है कि ये प्रेसिडेंट ने अपने लेटरहेड के ऊपर जो है चिट्ठी भेज दी है। और मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि ये धन्य कुमार जैन जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ, इनका या एग्जीक्यूटिव का या एसोसिएशन का भी इस मामले में क्या दखल बनता है कि सुरेश कुमार कैट साहब अपने घर में मंदिर रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं? उनका घर है, उनको अलॉटेड आवास है वो, तो इसमें क्या दखल बनता है अफशा साहिबा? जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जैसा कि असद साहब ने अपने ओपनिंग एड्रेस में ही कहा कि इस वक्त हमारा देश जो है एक धर्म प्रधान देश बन चुका है। जो जितने भी लोग हैं जिन्हें अपने आप को विख्यात या प्रख्यात करना होता है या थोड़ी सी भी पब्लिसिटी चाहिए होती है, इस वक्त सबसे बेस्ट तरीका जो हो गया है वो धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी या धर्म के आधार पर कोई भी कंट्रोवर्सी हो गया करना सबसे आसान रास्ता आजकल के छूट भैया नेताओं को नजर आता है अपने आप को विख्यात प्रख्यात करने के लिए, और वो सबसे पहले इसी मौके को ढूंढते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं मेरी नजर में। और ऐसा ही ठीक मामला कुछ ये अभी मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस साहब के रेजिडेंस पे जो रिमूवल ऑफ हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने का सामने आया है, मैं उसको भी इसी तरह से देख रही हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट का कोई मजहब नहीं होता। तो किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो रिप्रेजेंट करते हैं जुडिशरी को, वहां पर कोई धर्म रिलेटेड सिंबल नहीं होना चाहिए किसी भी ऐसी जगह पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर में काउंट होती हो। तो मैं इसको सरासर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ समझती हूँ कि अपनी जो धार्मिक आइडेंटिटी या प्रेफरेंसेस होती हैं वो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस और प्रैक्टिस होती है। इट्स अ मैटर ऑफ योर पर्सनल लाइफ। तो चाहे वो कुछ भी हो, उसको इस तरह से किसी पब्लिक प्लेस पे रखना या हटाना, तो मैं इसको ठीक नहीं समझती और इस तरह के प्रोपेगेंडा के मैं खिलाफ हूँ और मैं इसकी भर्त्सना करती हूँ। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है ये कि इस तरह का जो ये एक तरह का ऑफेंसिव है, ये हमला है राइट विंग की तरफ से, जिसमें वो सुरेश कैट साहब को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरह की लग रहा है कि ये एक साजिश है, एक षड्यंत्र है, तो जिसका उन्हें शिकार बनाया जा रहा है। तो
असद साहब, आप अभी एक बात कह रहे थे, बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे कि अगर इसके अंदर कोई कानूनी पक्ष इन्वॉल्व है, तो अगर कानून सम्मत नहीं है ये डिमोलिशन, तो लेकिन ये बात तो कहीं भी चिट्ठी में नहीं कही गई है, कानून की बात नहीं कही गई है चिट्ठी में, कहीं भी ये नहीं कहा गया कि उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन करते हुए उसको जो है डिमोलिश किया। चिट्ठी में जो कहा गया है, जो इंडिविजुअल चिट्ठी है लॉयर की, उसमें भी, और जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते धन्य कुमार जैन साहब ने चिट्ठी लिखी है, उसमें भी ये कहा गया है कि एक धार्मिक मंदिर को जो है, एक धर्म स्थल को उन्होंने डिमोलिश किया। ये कहीं नहीं कहा गया है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से किया है। तो कानून का प्रश्न नहीं है यहाँ, प्रश्न ये है कि एक धार्मिक स्थल को उन्होंने वहाँ जो है डिमोलिश किया, और अपने रेजिडेंस में किया, कोर्ट में नहीं किया। तो मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा कि ये बात जो है, ये कि धार्मिक स्थल को अपने प्राइवेट रेजिडेंस में वो डिमोलिश कर रहे हैं, तो इस बात को लेकर आपत्ति किए जाना कहां तक उचित है? देखिए, मैं तो जब इस पूरे इशू को ही अनुचित मानता हूं। जहां मंदिर और मस्जिद का जब आप इशू उठाते हैं तो आपकी नियत जो है वो कोई धार्मिक है ही नहीं। मुझे पक्का यकीन है कि ये एक राजनीति से प्रेरित एक इशू है, वो अपने आप को चमकाना चाहते हैं। और एक और भी बात है कि जो ये सुरेश कैट साहब हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक ब्राइट जज रहे हैं, इसीलिए उनका एलिवेशन एज ए चीफ जस्टिस हुआ। लेकिन उनका अलमिया ये है, उनके साथ उनकी परेशानी ये है कि वो एक के ऐसे समाज से आते हैं जो इस देश के अंदर कमजोर वर्ग के समाज से आते हैं। उनके रिटायरमेंट पे 1 साल बाकी है। उनको उम्मीद है कि वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो कमजोर वर्ग से लोग किसी अच्छे पद पे अगर पहुंच भी जाएं तो वो इस पद की जो ऊंचाई है, जो सुप्रीम कोर्ट तक आना चाहिए, वो उस तक न पहुंचे। मुझे इसमें कहीं ना कहीं इस बात की भी बू आती है। ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि जितने भी अगर वो कोई पूजा स्थल था, उसको किस तरह से किया, उसके कहीं कोई विवरण उन्होंने नहीं दिया कि ऑथोराइज था, अनऑथोराइज था, इसका किस तरीके से रिमूवल हुआ है। उन्होंने सिर्फ इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश की है, और ये पूरे तौर पे एक क्योंकि ये जो बार एसोसिएशन है आजकल पॉलिटिकल इशू, और आजकल ये एक बहुत बड़ा फैशन हो गया है। मैं तो देखा कि जो जजेस रिटायर हो रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर रोहित आलिया साहब जो जज थे, उन्होंने रिटायरमेंट के तीसरे दिन बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। और उनके अगर आप रिटायरमेंट से पहले का उनके अगर कोर्ट को बहुत सारी रील्स उनकी आती थी, आपने अगर देखी हो, तो वो उनकी बातों से अंदाजा होता था कि वो दक्षिणपंथी हैं, और उनके जो वे ऑफ वर्किंग है वो उसी तरीके का था। उन्होंने एक कॉमेडियन को इसलिए सिर्फ बेल नहीं दी थी क्योंकि वो मुसलमान था, और उसके बारे में एक अजीब अजीब उन्होंने टिप्पणियां की थी जो सुप्रीम कोर्ट में आके एक्सपंज हुई, और उनको न सिर्फ बेल दी गई बल्कि उस ऑर्डर को सेट असाइड किया गया। तो ये वाले इशू थे जो बार एसोसिएशन को उठाने चाहिए, कि जहां पे बेल एक मुलजिम की बनती है, जायज बनती है, जिनमें रिलीफ बनता है। मैंने और मध्य प्रदेश के कई जजेस का देखा है ये रवैया कि हम आपको नहीं सुनते हैं, जाइए आप कहीं और चले जाइए, आप इसकी अपील फाइल कर दीजिए। तो बार एसोसिएशन को आना चाहिए था कि भाई आप किसी वकील के किसी पिटीशन को ये कह के कैसे रिजेक्ट कर देंगे और आप उसके आर्ग्यूमेंट नहीं सुनते। उन इश्यूज को वो नहीं उठाते, वो एक ऐसे इशू को उठा के लेके आए हैं जिसका बार एसोसिएशन से कोई ताल्लुक ही नहीं। जी, और ये असद भाई बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मैं अपने दर्शकों का ध्यान जो है उनकी बात की तरफ खींचना चाहूंगा। असद भाई ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि बार एसोसिएशंस अपने मेंबर्स के जो इंटरेस्ट हैं उनको डिफेंड करने में पूरी तरह से नाकाम रही हैं, उसको डिफेंड नहीं करती हैं, बल्कि जो इस तरह के, मैं तो इसको पॉलिटिकल भी नहीं कहूंगा, ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि बहुत ही पतित मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिस पर संप्रदायों को आपस में लड़ाया जाता है। पूरे देश के अंदर ये हिंदू मुस्लिम के फसाद खड़े करने के षड्यंत्र हैं।
तो इनको आगे बढ़ाने के लिए बार एसोसिएशंस और उनके जो कर्ता धर्ता हैं वो इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, बजाय अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को डिफेंड करने की। जहां मेंबर्स के इंटरेस्ट को डिफेंड करने का सवाल आता है वहां वो बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, बल्कि उल्टा जुडिशरी की तरफ हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी की तरफ हो जाते हैं और अपने उन मेंबर्स के इंटरेस्ट को बलि चढ़ा देते हैं जिन्होंने उनको वोट किया है। तो मैं यहाँ अफशा साहिबा आपसे बात जानना चाहूंगा, एक और भी बात अभी असद भाई ने बड़ी महत्वपूर्ण कही है कि सुरेश कुमार कैट साहब जो हैं ये एक शेड्यूल कास्ट से आते हैं और उसी कोटे से इनको जज भी बनाया गया था। क्या ये जो पूरी कंट्रोवर्सी वहां खड़ी हुई है, ये जैन साहब हैं जो ये कर रहे हैं और बार एसोसिएशन के अंदर जो ऊंची जातियों के लोग हैं वो मौजूद हैं, क्या ये वाला ये जो एंगल है पूरी बात का, ये जो कोण है सारी बात का कि सुरेश कुमार कैट साहब शेड्यूल कास्ट से आ रहे हैं और ये बाकी जातियों के लोग ये नहीं चाहते कि वो शेड्यूल कास्ट से आने के नाते सीजे रहें, मुख्य न्यायाधीश रहें वहां या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचें, आगे जाएं, और उनके खिलाफ इस तरह की ये साजिश हो रही है। और चिट्ठी में भी ये कहा गया है, मैं आपका ध्यान खींच दूं इस तरफ, चिट्ठी में कहा गया है कि सुरेश कुमार कैट साहब क्योंकि बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं इसलिए वो हिंदू मंदिर को वहां से जो है हटा रहे हैं। तो बुद्धिज्म को हिंदुत्व के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, हिंदुत्व को बुद्धिज्म के भी खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। बाकी तो छोड़ दें, इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को तो छोड़ दें। आप जिसको कल तक जो है कह रहे थे कि बुद्धिज्म जो है वो तो हिंदुत्व का हिस्सा है, उसका पार्ट है, अब उसको उसके खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। सुरेश कुमार कैट साहब पर यह आरोप लगाया गया है कि वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं इसलिए उन्होंने ये मंदिर हटाए। इसको लेकर के अफशा साहिबा आप क्या कहते हैं? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा चिट्ठी में उन्होंने खुद मेंशन किया है प्रेसिडेंट साहब ने, और ये मैं इस बात को इस तरह कंडम करती हूँ कि उनका रिलीजन या उनकी कास्ट या उनका बिलीव का इससे कुछ लेना देना नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति हटा के बुद्ध जी की मूर्ति तो नहीं स्टैब्लिश करी। जो उन्होंने इसका एंगल उनके रिलीजन पे या उनके बिलीव्स के ऊपर कन्वर्ट करने की कोशिश करी या उनकी इमेज को मलाइन करने की कोशिश करी। मैं आपको बता दूं राजेश जी, 2008 में दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस कैत साहब का अपॉइंटमेंट हुआ था और 2013 में उनको परमानेंट किया गया था। करीब 15 साल का लंबा टाइम उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में गुजारा है और काफी वो फेमस थे लॉयर्स के बीच में, काफी डिटेल में लॉयर्स के आर्ग्यूमेंट्स को और केसेस को सुनते थे और काफी वो दिल्ली दंगों में और दूसरे भी इम्पोर्टेंट मैटर में उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान से जजमेंट्स दिए हैं और ऑर्डर पास किए हैं, जिसके लिए वो स्पेशली लॉयर्स में बहुत ज्यादा प्रचलित थे, क्योंकि वो हर लॉयर को चाहे जूनियर हो या सीनियर काफी डिटेल्ड में सुनते थे और अच्छा जजमेंट पास किया करते थे। तो उनको इस तरह के एंगल में फंसाना, मुझे सरासर उनकी जाति की तरफ ही जो हमला किया जा रहा है उसी की एक मुझे कोशिश नजर आ रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। और मध्य प्रदेश में जैसा असद साहब ने कहा कि पहले भी कई जजेस के यूट्यूब के ऊपर कई वीडियो ऐसे नजर आ रहे हैं जो किसी खास एक सर्टेन एंगल की तरफ इशारा करते हैं, जो कहीं फेवरिज्म होता है, कहीं वो छोटे छोटे चाहे कोई भी बार्स हों या उन मुद्दों पे तो कभी हमने देखा नहीं। अभी हाल ही में अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो जो दिल्ली में जो रिजर्वेशन पे महिला लॉयर्स के लिए जो जीबीएम हुई थी, उसके अंदर किस तरह का व्यवहार उस जीबीएम को गवर्न करने वाले सो कॉल्ड ईसी के मेंबर्स ने बिहेव किया था महिला लॉयर्स का के साथ, उनकी तरफ तो कभी किसी बार ने या किसी एक बड़ी सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन ने आके उसको प्रपोज नहीं किया या उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। ये किस किस्म का जीबीएम हो रहा है, और इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं जो वकीलों के साथ होती है, इंडिविजुअल होती है, तब इतना ज्यादा कोई ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को नहीं मिलता या ऑब्जेक्शन देखने को नहीं मिलता बार्स की तरफ से। और उस कंडीशन में इस मुद्दे को इतना ज्यादा
स्पॉटलाइट में डालना और उसके ऊपर इतनी ज्यादा प्रोपेगेंडा करना कि लेटर लिख के डायरेक्ट सीजीआई से इंटरवीन करने की इसमें रिक्वेस्ट की गई है, जो इस मैटर को हाई प्रोफाइल बना रही है, या मीडिया का इसमें काफी अट्रैक्शन सीख कर रही है इसके बारे में, ताकि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और तरह तरह की बातें इसमें उठें और फिर कम्युनल एंगल का एक कलर दिया जा सके और कहीं ना कहीं वो जो प्रेसिडेंट साहब जो हैं फेमस हो जाएं, जो आजकल सबसे ज्यादा अच्छा शॉर्टकट इन छुट भइये नेताओं को नजर आते हैं अपने आप को मशहूर करने के लिए। जी जी राजेश जी। जी, तो ये अफशा जी हैं जो बता रही हैं कि निश्चित रूप से इस मामले के पीछे एक जातिवादी एंगल है, और जातिवादी एंगल के साथ साथ ये बहुत ही मज़ेदार बात इसमें आ रही है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनकी उनसे तो मुखालफत है ही इन संघ परिवार वालों की, जो इस तरह के मुद्दे उछाल रहे हैं। जाति के नाम पर जस्टिस सुरेश कुमार कैट पर हमला किया जा रहा है, लेकिन जाति के साथ साथ ये जो बहुत ही मज़ेदार बात आ रही है कि बुद्धिज्म पर भी हमला किया जा रहा है। हमने देखा था कि किस तरह से 1984 के दंगों में संघ परिवार और उससे जुड़े लोगों ने, हालांकि कांग्रेस का तो उसके ऊपर कांग्रेस का तो एक महत्वपूर्ण रोल उसमें था ही, लेकिन उसके साथ साथ संघ परिवार के लोग भी वहां सिखों के खिलाफ शामिल थे। तो आप मुस्लिम्स के खिलाफ हैं, आप क्रिश्चियंस के खिलाफ हैं, आप कम्युनिस्टों के खिलाफ हैं, आप दलितों के खिलाफ हैं, आप बुद्धिस्टों के खिलाफ हैं, आप सबके खिलाफ हैं। तो ये जो एक एंगल आ रहा है सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल जिसकी तरफ अफशा साहिबा ने इशारा किया है, इस पर हम लोग जो है बात करेंगे, बात जारी रखेंगे। और असद भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस चिट्ठी में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, और वो ये लिखा गया है, ये मांग की गई है कि जो याचिका, जो जनहित याचिका एक एडवोकेट ने फाइल की है कि सभी सरकारी आवासों से, पुलिस थानों से, सबसे मंदिरों को हटाया जाए, तो इस याचिका को जस्टिस सुरेश कुमार कैट के सामने न लगाया जाए, वो इसमें इन्वॉल्व ना हो। तो यही नहीं कि उनके सामने ना लगाया जाए, सीजे होने के नाते वो एलोकेशन भी ना करें उसकी। तो ये जो बात लिखी गई है कि वो इसमें इन्वॉल्व ना हो, ये बात कानूनी तौर पर कहां तक ये सही है, और क्या ये एक जज को स्कैंडलाइज नहीं कर रही, उनको मैलाइन नहीं कर रही? क्या इन लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? बात है राजेश भाई, इन्होंने आर्टिकल 25 नहीं पढ़ा। आर्टिकल 25 के अंदर हिंदू की डेफिनेशन के अंदर बौद्ध और जैन सबको शामिल किया गया। अगर एक्सप्लेनेशन 2 देखें तो बौद्ध तो हिंदूइज्म से अलग है ही नहीं, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आदमी अगर किसी दलित समाज से आया है, कमजोर वर्ग से आया है, तो उसको मिलाइन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको कम्युनलाइज कर दें और पहले ही कह दें कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के एंटी है। और उसकी अगर इसी तरह से देश के अंदर ये फैसले होने लगे कि मुसलमानों के केस से मुसलमान देखेंगे, हिंदुओं के केस हिंदू देखेंगे, जैन के केस जैन देखेंगे, तो फिर ये जुडिशरी मजाक बन के रह जाएगी। और ये जो जनहित याचिका है, इसको फैसला करने का हक, इसको एलोकेशन करने का हक, और जो ये मास्टर ऑफ रोस्टर कहलाता है चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, आप उसके इस हक को एक तरफ उठा के रख देंगे और उनकी इस दरख्वास्त पे वो करेंगे कि क्योंकि उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया है, और इल्जाम लगाने के साथ साथ आपने उन्हें पूरी तरीके से कन्विक्ट कर दिया। ये बात मान ली कि वो अगर ये याचिका आएगी तो इसका वो सही तौर से इसका निस्तारण नहीं कर पाएंगे और इसका डिस्पोजल नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक कंटेम्पचुअस एक्ट है, और मेरे ख्याल में कोर्ट को इस बारे में बहुत सख्ती से लेना चाहिए कि आप इस तरीके का डिक्टेशन नहीं दे सकते कि कौन सा जज कौन से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को देखेगा और कौन से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को नहीं देखेगा। कई सारे जजेस हैं, जैसे चंद्रशेखर यादव जी हैं, वो उन्होंने ओपनली आके कोर्ट एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट उन्होंने बातें कही हैं, और उनकी बातों से लगता है कि उनके जो आइडियोलॉजिकल सेंटिमेंट्स हैं वो किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उनके बारे में अगर बार एसोसिएशन आके कहे कि हाँ ये इस तरीके के जज हैं, तो बात सही है। सुरेश कैट साहब वो जज हैं
कि जो दिल्ली हाई कोर्ट में रहे हैं, जिनकी छवि अच्छी है, जो ब्राइट है, लेकिन उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो एक कमजोर वर्ग से आते हैं, और अगर वो किसी कमजोर वर्ग से, दलित वर्ग से आते हैं, तो उनको ये हक नहीं है कि देश के किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बने। उनकी परेशानी सिर्फ ये है कि क्योंकि वो दलित वर्ग के हैं। अगर देखा जाए कि बौद्ध अगर एंटी हिंदू हो सकते हैं, तो आप वो ये जो धनिया कुमार साहब हैं, जो जिन्होंने ये लेटर लिखा है, वो किसी दूसरे धर्म को बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से तो ये जो धार्मिक उन्माद आप बढ़ाते चले जाएंगे, एक एक आदमी का नाम लेंगे कि ये बौद्ध है, मुसलमान है, ये जैन है, ये हिंदू है, और फिर जो जुडिशरी है वो फिर एक मजाक बन के रह जाए। जी, और असद भाई इसमें एक बात मैं और भी जोड़ूंगा, एक बहुत अच्छा एंगल आप तो दे ही रहे हैं इसको। मैं इसमें ये भी जोड़ूंगा कि धर्म के साथ साथ और उससे भी ऊपर इसमें जाति का सवाल आ रहा है। जाति का सवाल, धर्म का सवाल भी इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। आपने ठीक कहा कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध मत जो है, ये हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो हिंदुत्व को, जो संघ के ब्रांड का हिंदुत्व है, उसको बौद्ध धर्म के खिलाफ, बौद्ध मत के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। सुरेश कुमार कैट पर इस बात के लिए हमला किया जा रहा है कि वो बौद्ध मत को मानने वाले हैं। और इससे भी आगे बढ़कर आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ये जो धन्य कुमार जैन साहब हैं और दूसरे एडवोकेट जिन्होंने चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कैट साहब के खिलाफ, वो हैं रविंद्रनाथ त्रिपाठी। तो एक त्रिपाठी हैं, दूसरे जैन हैं। आप जातिगत वैमनस्य से, कास्ट प्रिजुडिस को लेकर के, पूर्वाग्रह को लेकर के हमला कर रहे हैं सुरेश कुमार कैट के खिलाफ। तो ये बात जो है, ये मैं जानना चाहूंगा अफशा मैडम से कि ये दो कोण इसमें आ रहे हैं। एक धर्म का कोण आ रहा है जिसको हथियार बनाकर ये जो संघ परिवार की काली ताकतें हैं, ये देश के अंदर इस तरह का एक जहर बांट रही हैं, सांप्रदायिक जहर बांट रही हैं। और दूसरी तरफ जाति को लेकर के ये जो जातिगत एक प्रिजुडिस है, पूर्वाग्रह है, उसको लेकर के सुरेश कुमार कैट साहब पर अगर इस बात के लिए हमला किया जा रहा है, जैसा अभी असद भाई ने कहा कि वो एक नीची समझी जाने वाली जाति से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और इसको लेकर के आप साहिबा, आप किस तरह से देखती हैं, क्या कहना? जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ असद साहब से। और जिस तरह से कहा जाता है कि जो बीमारी है, अगर उसका शुरू में ही इलाज नहीं कर दिया जाए तो वो एक बहुत भयानक रूप ले लेती है। तो जिस तरह से इलाहाबाद के जो यादव साहब हैं, उनके अगर इस तरह के कम्युनल स्टेटमेंट के ऊपर जो उन्होंने बार के बीच में बैठ के एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोर्ट के अंदर बैठ के बोल के, भले ही वो एक सेमिनार था, गेट टुगेदर था, उसके अंदर जिस तरह की कम्युनल बात उन्होंने कही थी, अगर सही टाइम पे उसके खिलाफ एक्शन हो जाता या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी कंडक्ट करके उनको कंक्लूड करके कोई सख्त एक्शन अगर लिया जाता, तो मैं समझती हूँ इस तरह की नौबत नहीं आती और एक नजीर पेश हो जाती। इस तरह के मुद्दों को उठाकर अपने आप को फेमस करने की जो आजकल एक मुहिम सी और एक फैशन सा चल पड़ा है, उसको एक लगाम जरूर लग जाती। तो मैं ये उम्मीद सीजीआई साहब से ज्यादा करती हूँ कि वो इस को अब इन मुद्दों को रोकने के लिए कुछ सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो ये जो आग है वो जंगल की आग की तरह फैलती जाएगी। अब तो जस्टिस कैट साहब जो सीजे बन चुके हैं एमपी के, वो इसकी चपेट में आ गए। तो अब पता नहीं ये आग कितनी दूर तक जाएगी अगर इसको समय रहते काबू नहीं किया गया, क्योंकि जो जिस तरफ से ये एंगल जाता जा रहा है, इसका मुझे कोई अंत नजर नहीं आ रहा। अब धीरे धीरे बाकी के धर्मों को भी इसके अंदर लपेटा जाएगा और एक तरह से एक कम्युनल एंगल देके धर्म के आधार पर जिस तरह की द्वेष की भावना आम सीधे साधे लोगों के बीच में, उनके दिमागों में जहर डालने की कोशिश की जा रही है, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस टाइम पे जो एक्शन सीजीआई साहब की तरफ से लिया जाएगा, नहीं तो जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा भयावह होती जाएगी। और जैसा कि
राहत इंदौरी साहब ने कहा है कि आग लगेगी तो मकान आएंगे कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो इस बात को समझना होगा और इसको एक लार्जर स्केल में देख के विजनरी का यूज करते हुए सीजीआई साहब को सही समय रहते हुए एक्शन लेना चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ऐसे बार के मेंबर्स को जो आम लॉयर्स के मुद्दों पे तो खामोश हो जाते हैं। कितने लॉयर्स हैं जो प्रॉब्लम्स की वजह से सुसाइड कमिट करते हैं, उनके ऊपर जानलेवा अटैक होते हैं, पुलिस की एट्रोसिटीज वो झेलते हैं, उनकी फैमिलीज झेलती हैं, पुलिस थानों में उनके साथ हिंसक कार्रवाइयां की जाती हैं, उनकी रिपोर्ट्स दर्ज नहीं होती, उसमें तो ये बार बिल्कुल खामोश रहती हैं। और जब ये कम्युनल एंगल देने का मौका आता है तो या आम लॉयर्स को तो छोड़िए, अब तो चीफ जस्टिस साहब को भी नहीं छोड़ा जा रहा है मध्य प्रदेश के। जी राकेश। जी, तो ये अफशा साहिबा बता रही हैं कि किस तरह से आम आदमी की बात छोड़ दें, आम लॉयर की भी बात छोड़ दें, चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया जा रहा है काली ताकतों के द्वारा। ये उस तरह की सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट होती दिखाई दे रही है जिस तरह की सिचुएशन पिछली सेंचुरी में हम जर्मनी में, इटली में देख रहे थे। जुडिशरी को निशाना बनाया जा रहा था, लॉयर्स को निशाना बनाया जा रहा था, जो लोग बोलने वाले हैं, जर्नलिस्ट हैं, दूसरे लोग हैं, पत्रकार हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा था। तो उस तरह की सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। एक बहुत ही चिंताजनक बात और आ रही है इसमें, जो बात ये आ रही है कि ये जो मंदिर था, हनुमान मंदिर था, इस मंदिर का कई बार इसकी मरम्मत हो चुकी थी, इसका पुनरुद्धार हो चुका था, इसका पुनर्निर्माण हो चुका था। और सबसे जो चिंताजनक बात है वो ये है कि इसके ऊपर ट्रेजरी का पैसा लगा था, पब्लिक ट्रेजरी का, सरकारी खर्च पर इस मंदिर का निर्माण और पुनर्निर्माण कराया जा रहा था। तो ये बड़े उसमें चिंता की बात है। तो मैं यहाँ असद भाई आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह के जो धार्मिक स्थल हैं इनका सरकार कैसे निर्माण और पुनर्निर्माण करा सकती है, और क्या एक सेक्युलर गवर्नमेंट को ये सब करना चाहिए? जी राजेश भाई, असल में सेक्युलर गवर्नमेंट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे भारत में खूब हो रहा है। जैसे मैंने शो के शुरुआत में भी कहा था कि राष्ट्रपति भवन बना तो उसके सामने सरकारी जगह है जिसपे चर्च बना हुआ है, सरकारी जगह है जिसके अंदर एक मस्जिद भी है और उसी प्रांगण के अंदर मंदिर भी बना हुआ है। मौलाना आजाद जब मिनिस्टर थे तो उन्होंने अपने घर के अंदर एक मस्जिद बनाई हुई थी, फिर वो वाइस प्रेसिडेंट हाउस हो गया और वो मस्जिद वहां पे मौजूद रही। और तो और जितने भी लुटियंस के अगर आप घरों के अंदर जाएंगे तो कितने घर हैं कि जिनमें छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। जितनी दिल्ली के अंदर अगर आप ये डिफेंस कॉलोनी और लाजपत नगर के बीच में अगर आप जाएंगे, आप देखेंगे कि उनके बीच में कितने सारे मंदिर बने हुए हैं जो सरकारी जगह है। तो अब असल में ये जो देश है हमारा, उनके इसमें लोगों की आस्थाएं बड़ी गहरी हैं, बहुत मजबूत हैं, और लोग अपनी आस्था का बहुत ज्यादा उसके बारे में बहुत सेंसिटिव रहते हैं। तो इस बात का फायदा पॉलिटिकल लोग उठाते हैं कि पहले आप किसी एक जगह को मंदिर बना दीजिए और फिर उसको डिमोलिश कर दीजिए, तो उनका काम हो जाता है कि आपने बनाया भी, आपने तोड़ा भी, और आपने किसी की जो संवेदना है उसे आहत भी कर दिया। तो उससे खेलते रहते हैं ये जो दक्षिणपंथी लोग भाई हैं। असद भाई, मैं आपको रोक के यहाँ एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। यहाँ जो मामला हमें दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, वो यहाँ लोगों की आस्था का मामला नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि हमें ये दिखाई दे रहा है, जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, कि राज्य और सरकार, जो स्टेट है, वो कहीं ना कहीं इस तरह की जो धार्मिक मतान्धता है उसको बढ़ावा दे रहा है। स्टेट इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। जहां तक लोगों की बात है, लोगों के बीच में ठीक है, जहां तक पिछड़े हिस्सों के बीच में इस तरह के विचार हो सकते हैं, लेकिन जहां स्टेट उसे प्रमोट कर रहा है, स्टेट किस नीयत से इसको प्रमोट कर रहा है? यही मैं एक बात और बताना चाह रहा था आपको कि स्टेट प्रमोट कर रहा है बाकायदा। एक महूसा देवता उत्तराखंड में एक मंदिर है, उस मंदिर पे राष्ट्रपति भवन से हमेशा हर साल नमक भेंट किया जाता है। ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती के मजार पे राष्ट्रपति भवन से चादर जाती है, प्राइम मिनिस्टर चादर लेके जाते हैं, सोनिया गांधी के यहाँ से चादर जाती है, कांग्रेस के यहाँ से चादर जाती है। तो ये अब इस चीज को ये पॉलिटिकल लोग इसका फायदा उठाते हैं, और ये जहां पे राजनीति हो रही है वो सारे के सारे लोग इसी तरीके से जो धार्मिक चीजें हैं
उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। स्टेट का कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि स्टेट किसी स्टेट जो सिटीजन्स है उनको ये इजाजत देता है कि वो अपने धर्म को प्रोफेस करें, उसका प्रचार करें, सब कुछ करें। लेकिन स्टेट तो अपने तौर पे न्यूट्रल स्टेट है, ये तो धर्मनिरपेक्ष है, धर्म रहित नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है कि सबके धर्मों का सम्मान होगा। लेकिन जो जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तो इसको बढ़ावा देते हैं। और अगर राष्ट्रपति भवन से एक मंदिर पे नमक चढ़ता है, बाकायदा चढ़ता है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पे चादर चढ़ती है, हजरत निजामुद्दीन के मज़ार पे चादर चढ़ती है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट के धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब सम्मान जरूर है कि सारे धर्मों का सम्मान आप करेंगे, लेकिन ये सारा का सारा जो बढ़ावा है ये तो पॉलिटिकल लोग दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों की आस्था है और उनकी आस्था को इलेक्शन में और वोट के जरिए एनकैश किया जा सकता है। आपसे दूसरे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आपसे रोटी रोजी का मसला नहीं पूछा जाएगा, आपसे इंसाफ जुडिशरी का मसला नहीं पूछा जाएगा, सड़क का मसला नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ इसी में लगाया जाएगा। कहीं पे कभी किसी मस्जिद के नीचे खुदाई का मसला होगा, कभी किसी मंदिर का झगड़ा होगा, किसी मंदिर के डिमोलिशन का झगड़ा होगा। तो ये राजनीतिक चमकाने का एक सबसे अच्छा तरीका, और खासतौर से 90 के बाद जब वो लोग कहते थे कि मंडल कमीशन आया था, तो मंडल कमीशन ने और मंडल और कमंडल की जो लड़ाई आपने देखी है पूरी, आप तो पूरी तरह से इससे वाकिफ हैं। तो उसे जब लोग अपना हिस्सा मांगने लगे थे, जब दलित लोग, कमजोर लोग अपना हिस्सा मांगते थे, जो मंडल कमीशन के जरिए, वो तोड़ने के लिए कमंडल आ गया। और दुनिया के सबसे बड़े देश के अंदर जो सबसे बड़े राष्ट्र है उसके अंदर ऐसे हालात पैदा हो गए और एक ऐसी लीडरशिप क्रिएट हो गई जो सिर्फ धार्मिक लीडर थे। जो लोग, आपने देखा कैसे अडवाणी साहब ने कैसा रथ लेके चले और कितने बड़े लीडर हो गए। तो उनको देख के लोग ये समझते हैं कि आप ऐसा कोई डिस्प्यूटेड, जो रिलीजियस डिस्प्यूटेड कोई क्वेश्चन है उस पे हाईलाइट कीजिए और बड़े नेता बन जाइए। जी, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सेक्युलर स्टेट है और सेक्युलर स्टेट का धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब है कि वो किसी भी रिलीजन के साथ किसी भी तरह का जुड़ाव नहीं रखेगा। लोग अपने तौर पर, लोगों को धर्म की स्वतंत्रता होगी, उनकी ये जो स्वतंत्रता है इसकी स्टेट सुरक्षा करेगा, उसको डिफेंड करेगा, लेकिन स्टेट अपने तौर पर किसी रिलीजन के साथ नहीं जुड़ेगा। लेकिन हम यहाँ बिल्कुल उल्टा देख रहे हैं, हम स्टेट को, जो इंडियन स्टेट है उसको हम धीरे धीरे भगवा रंग में रंगता हुआ देख रहे हैं और बड़े डीपली देख रहे हैं। 47 से और 2024 तक की, 1947 से 2024 तक की अगर हम यात्रा देखें तो 1947 के स्टेट को आज 2024 से कंपेयर करें तो ये कंट्रास्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि किस तरह से 1947 में जो एक अघोषित भगवा स्टेट बना था, एक हिंदू स्टेट बना था, वो किस तरह से 2024 तक आते आते अब पूरी तरह से भगवा रंग में रंग रहा है और एक घोषित तौर पर हिंदू स्टेट बन रहा है। अभी शेखर यादव साहब का तो बयान आया ही था, इलाहाबाद से बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आया था, वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हम हिंदू स्टेट बनाना है। रोहित आर्य साहब की आपने बात की, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज थे, खुल्लम खुल्ला वो भी उसी टोन में बोल रहे थे। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि एक तो स्टेट प्रमोट कर ही रहा है इस तरह का, आपने कहा कि किस तरह से राष्ट्रपति भवन से जो है ये वहाँ दान दक्षिणा और फूल मालाएं ये सब भेजी जा रही हैं और चढ़ाई जा रही हैं। इसके अलावा स्टेट बहुत सारी चीजों से आंख बंद कर रहा है। जैसे मंदिर के सवाल पर यह सवाल आया कि क्या ये ऑथोराइज था, तो कहीं भी इस तरह के जो धार्मिक स्थल हैं वो ऑथोराइज नहीं है। ये जो छोटे छोटे मंदिर सारे सब जगह बना दिए गए हैं, इनमें से कोई ऑथोराइज नहीं है। जजों के घरों में, रेजिडेंसेस में, ऑफिशियल रेजिडेंसेस में, पुलिस थानों में छोटे छोटे मंदिर, ना ये कहीं साइट प्लान में है, ना ये किसी भी तरह से कहीं किसी तरह से ऑथोराइज्ड हैं, बल्कि जो स्टेट लॉज हैं, आप देखिए म्यूनसिपैलिटी के लॉज हैं, वो इसको बैन करते हैं कि आप कोई स्ट्रक्चर, इस तरह का जो पक्का स्ट्रक्चर है वो नहीं बना सकते बिना नक्शा पास कराए। लेकिन ये बन रहे हैं सभी जगह, और ये इस हद तक बन रहे हैं कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में अब झगड़े शुरू हो गए इनको लेकर के। वहां इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, ज्यादातर ये मंदिर बनाए जा रहे हैं, ज्यादातर क्या सभी जगह। और उसको लेकर के मैं देख रहा हूं कि नोएडा में, गुड़गांव में, दिल्ली में झगड़े चल रहे हैं लोगों के बीच में कि आप ये नहीं बनाएंगे क्योंकि मल्टीकल्चरल सोसाइटीज हैं।
तो लेकिन स्टेट इस सब की तरफ से आंख बंद कर रहा है। जहां वायलेशन हो रही है, मंदिर बनाया जा रहा है, वहां स्टेट एकदम से आंख बंद करके बैठा है। तो ये जो बात है, ये जो स्टेट अपने आप को इसके प्रति ब्लाइंड कर रहा है और धर्मनिरपेक्षता के सारे उसूलों को, सारे प्रिंसिपल्स को, ये जो बूर्जुआ स्टेट है ये तोड़ रहा है। बूर्जुआ स्टेट जिसने 1947 में सत्ता ये कह करके संभाली थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से राज करेंगे, कानून का राज चलेगा, हम देख रहे हैं कि वो अंधा कानून हो गया है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चल रहा है, उसकी धज्जी उड़ाई जा रही है सेक्युलरिज्म की। तो इसको लेकर के मैं बस आपसे आखिरी प्रश्न कर रहा हूं, अफशा साहिबा, आप इसको किस तरह से देखती हैं एक सेक्युलर फाइटर होने के नाते? जी, मैं बिल्कुल आज की पूरी डिबेट में असद साहब से और आपसे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो सिक्योरिटी दी है, जो कवर दिया है, जो ब्लैंकेट दिया है, वो किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता। सबको इंडिविजुअल ये प्रेफरेंस दी गई है, वो कोई सी भी धर्म, कोई सा भी धर्म या मान्यता को बिलीव कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जबकि स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होता, जिसका मतलब है कि किसी भी इंसान, किसी भी इंडिविजुअल इंडियन को किसी भी धर्म की नजर से ना तो परखा जाएगा, ना देखा जाएगा, और उस चीज को हटा के एक इंसान को इंसान की नजर से देखा जाएगा, जो मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा और डिस्कशन का एक मौजू होना चाहिए, जो इंसान की इंसानियत को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे, जो हम ह्यूमैनिटी के लिए जो कर सकते हैं, जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और ये जो को बार्स हैं, उनको इन कोर्ट की बार्स को अपने आप को इस तरह के कम्युनल एंगल से और राजनीतियों से दूर रखना चाहिए, जो इन्हें शॉर्ट टर्म तो प्रोग्रेस या कोई वो फेमस पॉपुलैरिटी दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको इसमें नुकसान उठाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है, जो ज्यादातर लोग, जो हमारे पॉपुलेशन जो है वो इसी चीज को मानती है, जो रिलीजन ह्यूमैनिटी है। तो मैं इट्स हाई टाइम जो अब इन तरह की नफरतों के एंगल को हमें खत्म करना चाहिए, और स्पेशली ये जो बार अपने इस कम्युनल एंगल में घुस के अपने जाती ये इनके बेनिफिट्स होते हैं, ये कोई इनकी सोच नहीं होती कि ये कोई बेटरमेंट की तरफ ले जाएंगे किसी बार को या किसी कास्ट को या किसी रिलीजन को या किसी कम्युनिटी को, बल्कि ये खुद अपना फायदा देख रहे होते हैं। और आप देखिएगा कुछ ही दिन में ये जो साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब, चाहे वो त्रिपाठी साहब हो, चाहे वो जैन साहब हो, किस तरह वो इसको कैश करवाएंगे, अपने प्रोफाइल में ऐड करेंगे और बोलेंगे कि अब मुझे इसके लिए एक कुछ अलग से चेरीज दी जाए, बेरीज दी जाए, जो मैंने ये इतना बड़ा स्टेप, इतना बड़ा अटैक किया है चीफ जस्टिस साहब के ऊपर। जी राजेश जी, तो ये अफशा साहिबा थी जो बता रही थी कि किस तरह से भारत एक सेक्युलर कंट्री है। दरअसल भारत का सेक्युलरिज्म सिर्फ किताबों के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने तक सीमित है। हम देख रहे हैं लगातार ये सेक्युलर और सेक्युलरिज्म के इस कवर के नीचे ये स्टेट जो है लगातार एक हिंदुत्ववादी, एक मेजोरिटेरियन स्टेट होता चला गया, कम्युनल स्टेट हो गया, पूरी तरह से भगवा स्टेट बन गया है। और इसको हम पूरे भारत में बिना किसी अपवाद के पूरे भारत में देख सकते हैं कि किस तरह से इसका सांप्रदायिकरण हुआ है स्टेट का। तो इस सांप्रदायिकरण के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, इसके खिलाफ संघर्ष की जरूरत है। और ये संघर्ष सिर्फ जो दूसरी कम्युनिटीज हैं उनकी तरफ से नहीं, बल्कि हिंदुओं के भी जो बड़े हिस्से हैं उनकी तरफ से आना चाहिए। ये संघर्ष तमाम मेहनतकश जनता के जो हिस्से हैं, वो चाहे किसी भी धर्म में हैं, किसी भी जाति में हैं, उन सबको एकजुट होकर, मेहनतकश जनता के तौर पे एकजुट होकर इसके खिलाफ उन्हें संघर्ष करना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और ये जो काली ताकतें हैं जो 1947 से पहले हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध कर रही थी और उस 1947 के बाद वे सांप्रदायिक जहर बांटने में लगी हुई हैं, इनका हमें मिलकर विरोध करना चाहिए, इनकी खिलाफत होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का अंत करते हुए अपने दोनों गेस्ट्स को, असद भाई आपको भी और अफशा जी आपको भी, इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते रहेंगे और मिलकर इस संघर्ष को जारी रखेंगे।